बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर का नाम कभी कभी हम यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस पे कहते थे। अब बात तो एक ही है, पढ़ना तो यही चैप्टर है जो हमारी एनसीईआरटी में चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये चैप्टर बहुत ही ईजी सा और बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो पूरी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ही हम जल्दी से कंप्लीट करे हैं न्यू डिजिटल बोर्ड सीरीज में, तो अभी तक चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट। और अगर आपको नोट्स चाहिए होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कैसे चैप्टर्स को रिवाइज करें प्रॉपर नोट से, तो देयर इज नो नीड टू वरी। यहाँ स्क्रीन पे जो आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिख रहा है, देखो गाइस मैंने यहाँ पे एक गाइड अपलोड करी है प्रॉपर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स की। यू कैन गो एंड एक्सेस इट। इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो पिन कमेंट में से चेक कर लेना, वहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स अपलोड कर दिया। तो चलो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था हमारे वीडियो का। आई वांटेड टू टेल यू कि आप चैप्टर कैसे पढ़ सकते हो, नोट कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो चलो अब मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसानी तरीके से। आपको जो है ना ये चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पढ़ना क्या है भैया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले, और सबसे फोकस से हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में, जिसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है। आप फेमिलियर हो गए इस यूनाइटेड नेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से। आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री के लीडर्स जो हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए और भी बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स, कई बार यूनाइटेड नेशन जाते हैं, वहाँ पे जो असेंबलीज होती हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। और यूनाइटेड नेशन में यही चलता है, बहुत सारी कंट्रीज इस यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की मेंबर हैं, और बहुत सारे मुद्दे जो होते हैं हमारे वर्ल्ड में चल रहे होते हैं ना, उस पर वहाँ बैठ के डिस्कशन होता है। कई बार जो कई सारे आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं वर्ल्ड के, या फिर कोई बहुत फेमस लोग हैं, वो वहाँ पे स्पीच देने भी जाते हैं ऑन सो एंड सो मैटर्स। तो यूएन आज के समय पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो इतनी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोमिनेंट मतलब क्या हुआ, मतलब इतनी, मतलब इंपॉर्टेंट कह लो आप हमारी सिंपल लैंग्वेज में, कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में यूएन। तो इस चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में ये बताया जाएगा भाई यूएन क्यों इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा चैप्टर में यही समझेंगे तो यूनाइटेड नेशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है आज के ज़माने में। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। अब आपको याद है पिछले जितने भी चैप्टर्स है क्या पढ़ा उनमें, हम बाकी सारे कंट्रीज़ के बारे में पढ़े थे। यूएसए पढ़ लिया, रशिया पढ़ लिया, ईयू की कंट्रीज़ पढ़ ली, इंडिया भी पढ़ लिया, पाकिस्तान के बारे में भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम पढ़े एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, जो इन सब कंट्रीज के बीच में एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करती है। चाहे इंडिया हो वो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, यूएसए भी है, रशिया भी है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, इसका जो आप ये फ्लैग देख सकते हो सिंबल, वट एवर यू कैन से, तो ये जो है ना ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये वर्ल्ड की इतनी बड़ी बड़ी पावर्स बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म है, हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशन क्यों बना था, यूनाइटेड नेशन सिर्फ इसलिए बना था जिससे हमारे वर्ल्ड में तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो। यूनाइटेड नेशन बनने का सबसे जो मोटिव था वो यही था। तो अभी तक यूनाइटेड नेशन इस मोटिव में तो सक्सेसफुल रही है, तीसरा वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ थैंक्स टू द यूनाइटेड नेशन। बट ऐसा भी कहा जाता है देखो कि यूनाइटेड नेशन किस लिए बनी थी, कि पूरे वर्ल्ड में पीस आए, शांति आए और वॉर्स ना हो। बट आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज़ में, अभी जैसे आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, और पहले भी वॉर्स तो होते रहते हैं हमारे वर्ल्ड में, ऐसा तो नहीं है कि यूएन बनने से वॉर खत्म हो गए हैं। तो एक ज़माना ऐसे आया भाई, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो तो मैंने आपको बता दिया क्यों यूएन के बारे में हम पढ़े हैं। तो एक ज़माना ऐसा आया, लोगों ने ये क्वेश्चन करा कि भैया हमारे वर्ल्ड में वॉर तो अभी भी हो रहे हैं, हमने तो यूएन इसलिए बनाई थी कि वर्ल्ड वॉर ना हो, वॉर तो अब भी हो रहे हैं, अटैक तो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अब भी कर रही है। जैसे कि 2006 में लेबनान क्राइसिस हुए थे, ये आपकी बुक में कार्टून देख के बताया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से समझो ठीक है। और कोई टेंशन मत लेना, डिफिकल्ट चैप्टर है, बड़े आसानी से समझ जाओगे ठीक है। आ रहा है ना समझ में अभी तक क्या है भाई, यूएन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जाके हम बातचीत करें। यूएन क्यों बना था, इसलिए बना था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। एग्जाम कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो ये 3 बातें जरूर याद रखना। तीसरी चीज यूएन क्यों बनी थी, कि देश में और पूरे वर्ल्ड में क्या बने, शांतियों के माहौल बने, पीस बने, कोई वॉर ना हो, इसलिए मेनली यूएन बनाया गया था। तो एक जमाना ऐसा आया कि लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू करा कि भैया यूएन तो है बट फिर भी वॉर होते रहते हैं, फिर भी इधर उधर जगहों में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन होती है कि वॉर हो जाए। जैसे कि हुआ था लेबनान क्राइसिस। इस लेबनान क्राइसिस में क्या हुआ था, इजराइल ने बहुत बॉम्बार्डमेंट करी थी लेबनान में, बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी, और उसमें ऐसा बोला गया कि भैया यूएन कहाँ था तब यूएन क्यों चुप बैठा था, या यूएन ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाया कि ये सब चीज़ें रोकी जाए।
तो बहुत क्वेश्चन बढ़ गया था यूएन की रेलिवेंस पे कि भाई क्या ज़रूरत है यूएन की, जब ऐसे वॉर वूर हो ही रहा है तो क्या ज़रूरत है। तो तब सीधा सिंपल आके जो है लोगों ने इस चीज़ का जवाब दिया था, और आपकी एनसीईआरटी में भी इस चीज़ का जवाब गिवन है कि यूएन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। यूएन हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। यूएन का मेन मोटिव क्या है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, और वो उसको संभाल रही है। और 2 कोटेशंस भी हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। कौन कौन सी 2 कोटेशंस है आप यहाँ पे देखो गाइस, इस पर ना एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखो, एमसीक्यू में भी आ सकता है। 2 कोटेशन, कई बार ऐसा क्वेश्चन में लग जाता है सोसाइटी में, आप भी सोचोगे अच्छा यूनाइटेड नेशन का काम है कि वॉर नहीं होना चाहिए, बट वॉर तो होते हैं। अभी देखा तो हमने रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा था, और भी हमने देखा है कि कंट्रीज़ में वॉर तो हुए हैं, फिर क्या फ़ायदा यूएन का। हाँ, तो यूएन का फ़ायदा ये है गाइस, वो ये 2 कोटेशन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि क्या फ़ायदा है यूएन का। आप अपने किसी यूएन वाले आंसर में ना ये कोटेशन भी लिख सकते हो, लिखोगे तो भाई मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर विल बी लाइक ओ माय गॉड भाई कितनी बढ़िया कोटेशन इन्होंने लिखी है। तो ये मैं आपको ट्रिक्स भी बताती रहूँगी कैसे आपको आंसर करना है। तो 2 कोटेशंस को पढ़ते हैं। तो पहली कोटेशन जो है उसमें ये बता रखा है, वो बोली थी यूएन के एक जनरल सेक्रेटरी ने, सेकेंड जनरल सेक्रेटरी डग, आगे आप नेम पढ़ सकते हो। उन्होंने क्या बोला, देखो जब क्वेश्चन उठे तो ये जवाब मिले। क्वेश्चन उठे भाई यूएन की क्या रेलेवेंस है, यूएन क्या कर रहा है जब इतने वॉर हो रहे हैं, तो तब ये जवाब मिला कि भाई बाय द जनरल सेक्रेटरी कि यूएन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट इट वाज क्रिएटेड टू सेव इट फ्रॉम हेल। यानी कि यूएन को इसलिए नहीं बनाया गया था कि वॉर होने बंदी हो जाएंगे, सब शांत माहौल हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी क्वाइट, सब वॉर वूर छोड़ देंगे, नहीं। हेवन बनाने के लिए अर्थ को नहीं बनाया था यूएन को इसलिए बनाया था कि एटलीस्ट जो हमारा अर्थ है वो हेल ना बने, यानी कि एटलीस्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। जो कुछ वॉर हो रहे हैं यूएन कोशिश करता है उनको भी ठीक करने की, बातचीत करवा के अपने बेसिस पे यूएन करता होगा, बट ऐसा नहीं है यूएन बन गया तो वॉर होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि यूएन बन गया तो वॉर नहीं होगा। यूएन हाँ कोशिश ये कर रहा है कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन ना एग्जाम में से एमसीक्यू में आ सकती हैं आपके, ठीक है। और अब की बार हमारे को क्यूएट के लिए भी प्रिपेयर करने, तो प्लीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, ध्यान से सुनते रहो। इस वीडियो की लेंथ होगी आई थिंक सो 1 घंटे से पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ये 1 घंटे में अगर आपने इस चैप्टर को, जितनी भी देर की हमारी वीडियो होगी बाद में आप देख लेना, जितनी भी देर की वीडियो होगी अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया, ये चैप्टर पूरा प्रिपेयर्ड है। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू की वीडियो मैंने पेस्ट कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे देख लेना, एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, नो नीड टू वरी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देख लो आप, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरी कोटेशन की। दूसरी कोटेशन दी थी शशि थरूर ने, आई होप यू आर फेमिलियर विद हिम। तो शशि थरूर ने क्या कहा, क्या है यूएन टॉकिंग शॉप से। तो अगर एग्जाम में आ जाए भाई किसने कहा था टॉकिंग शॉप है यूएन, तो शशि थरूर ने कहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि यूएन क्या टॉकिंग शॉप है। टॉकिंग शॉप मतलब बातें करने की दुकान है भाई। जैसे ही एनुअल सेशन आता है यूएन का जनरल असेंबली वाला, भाई यहाँ पे बातचीत हो रही है, सेशंस पे सेशंस लग रहे हैं, कंट्री के लीडर जा रहे हैं और बातचीत चलती रहती है सो मेनी मैटर्स पे। और फिर वो आगे कहते हैं कि जैसे कि चर्चिल ने कहा है, हु इज चर्चिल नाउ, विंस्टन चर्चिल यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा था कि जॉ इज बेटर देन वॉर, यानी कि बकबक करना, बातचीत करना, बहस करना, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, बातचीत करके, वो बेटर है वॉर पे जाने से। जैसे होता है ना कि अगर कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो रैदर देन वो वॉर पे जाए, वो बातचीत करके मामले को सुलझा ले। तो विंस्टन चर्चिल ने ये बात कही थी। उसी चीज़ को शशि थरूर कहते हैं कि जॉ इज़ बेटर देन वॉर, रैदर देन कि एक दूसरे को वॉर टाइप सिचुएशन में लाया जाए, वॉर पे आ जाए। इससे अच्छा है कि यूएन की जो जनरल असेंबली है, यूएन के जो टॉकिंग सेशंस होते हैं, वहाँ जाके बातचीत करके मामले को सुलझा दो, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बोली कि भाई यूएन में बैठ के बोर होना बेटर है रैदर देन कि आप वॉर वाले एरिया में जाके जो दुश्मन है उसको छल्ली करो, उसकी बॉडी को बोर कर दो पिस्टल से। ऐसी ये बात शशि थरूर कहते हैं। ओके, तो आप ये 2 कोटेशंस का मतलब समझ गए। ये 2 कोटेशन हमें ये सजेस्ट कर रही है कि यूएन का मतलब ये नहीं है कि वॉर होगा ही नहीं। यूएन होने की रेलेवेंस ये है कि यूएन कोशिश करता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। यूएन अपनी तरफ से कोशिश करता है कि जो हेल्प करता है विद द मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, कि वॉर हो रहा है अगर किसी कंट्री से, यूएन जाएगा समझाने, पीस लाने की यूएन कोशिश करता है। दूसरी चीज़ जो है, यूएन हमेशा जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ है और बाकी कंट्रीज़ को कहते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा इशू है, ऐसा इशू जिस पर आपकी लड़ाई हो सकती है, तो उसको बैठ के बातचीत करके सुलझा लो रैदर देन आप वॉर पे जाओ। ये यूएन का काम है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से वर्क करती है। अब आप यहाँ पे सोचो कि भैया यूएन है क्या, क्यों यूएन की हम लोग बात मान रहे हैं, क्यों जब यूएन कहेगी किसी कंट्री को कि आप बात सुलझा लो तो यूएन की बात मानी जाएगी। क्या यूएन कोई सुपर पावर है जिसकी बात सबको माननी पड़ेगी? जैसे यूएसए था, यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, तो मेंबर्स उसकी बात मानते थे। क्या यूएन कोई एक सुपर पावर है? नहीं गाइस, यूएन ना ही कोई सुपर पावर है, ना ही कोई सुपर स्टेट है। इनफैक्ट यूएन तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मेंबर्स ने अपनी मर्जी से बनाया है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपके और आपके 5-10 फ्रेंड्स ने मिलकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, आप 5-10 उसके मेंबर्स हो,
और आप पढ़ाई से रिलेटेड उसमें अपने जो है कुछ बात करते हो, अपने करियर से रिलेटेड बात करते हो, एक दूसरे से आपने कुछ अपना यू हैव मेड अ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या अगर आपने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी लीडर होगी है कि जो वो कहेगा आपको मानना पड़ेगा? नहीं ना। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो क्या होगा, आप सब 6 मेंबर हो, 7 मेंबर हो, आप क्या करोगे, एक दूसरे को सजेशंस दोगे, बातचीत करोगे और कॉपरेट करोगे एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करोगे, समझाओगे एक दूसरे को। तो यही काम यूएन का है। यूएन एक सुपर स्टेट नहीं है, यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो भी मेंबर कंट्री बनती है, तो यूएन का काम क्या है कि उनके बीच में प्रॉब्लम अलाइज ना हो, अगर लड़ाई हो रही है तो चुपचाप सुलझा लिया जाए और जो कोई मैटर है उसे अच्छे से सॉल्व किया जाए। तो ये है यूएन, सिंपल लैंग्वेज। ऐसे मत सोचो यूएन सुपर स्टेट नहीं है, रट्टे नहीं मारने हैं। यूएन के सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए बनी है सो दैट मेंबर्स कोऑपरेट कर सके। समझ गए? अब यूएन जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है हमारी सोसाइटी में, हाउ यूएन हेल्प अस। तो एक चीज़ ध्यान रखो, यूएन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिसको हम कह सकते हैं कि कॉपरेशन बढ़वाना कंट्रीज़ के बीच में, कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ है एक दूसरे से कॉपरेट करे। और दूसरा, कुछ ऐसे चैलेंजिंग इशूज़ है आज के समय पे गाइस हमारी सोसाइटी में जिससे आप अकेले भी सॉल्व नहीं कर सकते हो, जैसे कि हो गई डिजीजेस। जैसे कि आपने कोरोना वायरस देखा है गाइस, हम लोगों ने पैंडेमिक सिचुएशन देखी। क्या अगर एक कंट्री कोरोना वायरस को डील करती, अपने केसेस कम करने की कोशिश करती, कोई फ़ायदा मिलता? या बस एक ही कंट्री में लोग मास्क लगा रहे हैं तो क्या फ़ायदा मिलता? नहीं ना। जब पूरे वर्ल्ड लेवल पे अवेयरनेस बढ़ी, पूरे वर्ल्ड लेवल पे सब लोगों ने वैक्सीनेशन करी, लोगों ने प्रिकॉशंस फॉलो करे, तब जाके जो है हम उन डिजीजेस से लड़ सकते हैं। अवेयरनेस, प्रिकॉशंस, वैक्सीनेशन, तभी हम डिजीज़ से लड़ सकते हैं। अगर एक कंट्री अच्छे तरीके से अपने आप को लॉकडाउन में लगा लिया, उन्होंने केस कंट्रोल करिए, बाहर से दूसरी कंट्री से उसके वहाँ से 10 जने आ गए तो वहाँ तो फिर से वायरस फैल जाता। तो डिजीजेस एक ऐसा मैटर है जहाँ सबको कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा, और यूएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कंट्री जाके कोलैबोरेट कर सकती है, कोऑपरेट कर सकती है। दूसरा इशू देखो, ग्लोबल वार्मिंग। तो आप खुद सोचो कि क्या को अगर एक कंट्री ग्लोबल वार्मिंग करनी बंद कर देगी तो क्या ग्लोबल वार्मिंग एंड हो जाएगा? नहीं ना। सोचो हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग करना के लिए स्टेप्स लिए, हमने कहा हम पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे, बट वहाँ चाइना और बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज तो अपने लेवल पर पॉल्यूशन करे जा रही है, तो क्या उसका फायदा होगा हमें या हमारी अर्थ को? नहीं ना। अब हमें इकोनॉमिक लॉस होगा और साथ में क्या होगा, जो अर्थ है वो तो वैसे ही रहेगी। खाली एक कंट्री के ग्लोबल वार्मिंग कम करने से थोड़ी कुछ होगा। जो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल पावर है जिन्होंने इतना पॉल्यूशन कर रखा है, अगर वो भी कंट्रोल करेंगी तब जाके फायदा होगा। तो ये ऐसे मैटर है जहाँ पे सबकी ज़रूरत है। नेक्स्ट, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर यूएन में डिस्कशंस हुए थे गाइस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो ओजोन लेयर में छेद कर रहे थे, तो उसके लिए सभी कंट्रीज ने मिलकर सॉल्यूशन निकाला था। तो कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ एक अगर वर्क करेगा तो बात नहीं बनने वाली है। तो यूएन उस पे सामने आता है कि जब कोई ऐसा मैटर हो जहाँ पे हर कंट्री को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, चाहे वो डिजीज़ हो चाहे इन्वायरमेंटल इशू हो, तो यूएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप जाके वो सब बातचीत कर सकते हो। सिंपल एंडेड, ठीक है, समझ में आ गया यूएन की रेलिवेंस। अब बात करते हैं गाइस हम इवोल्यूशन ऑफ यूएन। भैया यूएन भाई साहब बने कैसे थे? अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ द यूएन के एक्चुअली में यूएन बना कैसे था। तो गाइस देखो, सबसे पहले बना था यूएन का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो है लीग ऑफ नेशंस। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था हमारा, और वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ज़्यादा लाइफ का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। तो एज द रिजल्ट क्या हुआ, कंट्रीज ने मिलकर क्या बनाया, लीग ऑफ नेशंस। और ये लीग ऑफ नेशंस क्यों बना था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, बट ये लीग ऑफ नेशंस अनसक्सेसफुल हो जाता है और जो है वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। और इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 में तो और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। इनफैक्ट हिरोशिमा और नागासाकी पे तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा दिए जाते हैं। तो लीग ऑफ नेशन तो अनसक्सेसफुल रहा, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। बट जो है जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो हमारी जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कोशिश करेगी वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी यूएन। तो आप समझो लीग ऑफ नेशन पेरेंट है और उनका बेबी है यूएन, उनका सक्सेसर स्टेट है यूएन। तो यूएन के पापा कौन हुए? यूएन के पापा लीग ऑफ नेशन, वो वर्ल्ड वॉर 1 रोकने के लिए बने थे, बट वो तो फेल हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। अब फिर यूएन बना वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए, और हम कह सकते हैं कि अभी तक यूएन सक्सेसफुल है, वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हुआ है। अब वर्ल्ड वॉर 3 के जो हमारा यूएन है वो कैसे बना? ऐसा कि बस कह दिए यूएन बना रहे बन गया, नहीं भैया। यूएन बनाता है एक चार्टर पे साइन करके, आप मान लो कि एक टाइप के एग्रीमेंट पे साइन करके, जिसको 51 कंट्रीज ने साइन करा था, और उसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन चार्टर। इसको साइन करके यूएन का फॉर्मेशन हुआ था, और मेजर ऑब्जेक्टिव्स यूएन के फॉर्मेशन के क्या थे वो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था यूएन के बनने का? यूएन के बनने का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि जो कंट्रीज आपस में पीसफुल माहौल रखे और वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट ना करे, लड़ाई ना करे, बातचीत करके मैटर्स को सुलझाए। दूसरा था मिनिमाइजिंग वॉर, कि जितने लेवल पे हो सके वॉर्स को मिनिमाइज करना है। और तीसरा एक और यूएन का ऑब्जेक्टिव था कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी कंट्री हो वहाँ इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है और दूसरी कंट्री की बिल्कुल भी नहीं है। तो यूएन ये भी कोशिश करता है कि वर्ल्ड एक अच्छा बने, हमारा पूरा वर्ल्ड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिनके साथ सोसाइटी जो है डिस्क्रिमिनेट कर रही है तो उनके साथ भी भला हो, और इकोनॉमिकली भी हर कंट्री का भला हो। ये ऑब्जेक्टिव है एक यूएन का। तो वॉर
नहीं होने देने का ऑब्जेक्टिव है, वॉर हो तो उसे मिनिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव है, और एक अच्छी सोसाइटी जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, वो बनाने का ऑब्जेक्टिव था यूएन का। अब यूएन यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन करके बन जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ, कई बार आप लोग पूछते हो दीदी कौन सी डेट एंड इवेंट है जो एग्जाम में आ सकती है, जो येलो येलो बॉक्सेस में दे रखी होती है हमारी एनसीईआरटी बुक में जो हम पढ़े। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 3 डेट्स तो आप मार्क कर लीजिए। पहला कि कैसे यूनाइटेड नेशन बना था, तो 1945 को जून 26, अब ये डेट एंड इवेंट इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन बना था बाय साइनिंग द चार्टर। बट इस चार्टर को 50 नेशन ने साइन करा था। उसके बाद गाइस पोलैंड ऐड हुआ था 15 अक्टूबर को। तो इन टोटल हम कहते हैं कि 51 जो है फाउंडिंग मेंबर्स है यूएन के। अगर हम बात करें कि जो है हमारा फिर फाइनली यूएन कब बना, तो फाइनली यूएन वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो यूएन की फाउंडिंग डेट क्या है, 24 अक्टूबर 1945। तो भाई जिसका बर्थडे उसे तो याद हो ही जाएगी अच्छे से, जिनका नहीं है आप लोग भी याद कर ही लो। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना था। अब बात करें हमारे इंडिया की, तो हम कब यूएन का मेंबर बने थे, तो हम मेंबर बने थे 30 अक्टूबर को 1945 को। डन। अब आपको ये समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब थोड़ा सा हम यूएन की कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि भैया यूएन कैसी होती है। तो सबसे पहले ये एक फोटो देख सकते हो आप, यूएन के बाहर की पिक्चर है ये। और यूएन की अगर हम बात करें तो यूएन की एक जनरल असेंबली होती है जिसमें उसके सारे मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं यूएन के, और हर एक मेंबर पे वहाँ पे 1 वोट होता है। फिर एक यूएन की बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, बॉडी होती है, एक बॉडी है यूएन की जो सिक्योरिटी और वॉर वाले मैटर्स पे सबसे ज़्यादा डील करती है। उसका नाम है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनके पास एक बहुत बेहतरीन सी पावर होती है जिसको कहते हैं वीटो, जो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो ये 5 परमानेंट मेंबर डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यूएन की एक जनरल असेंबली होती है जिसमें सारे मेंबर्स होते हैं, और एक यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल होती है जिसमें परमानेंट भी होते हैं और नॉन परमानेंट भी होते हैं। अब नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं एक बार आप बता देना कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो, नहीं तो आगे तो मैं आपको बता ही दूंगी। तो 5 परमानेंट मेंबर्स का नाम जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, कि ऐसा ना हो कि बाय चांस आप भूल जाओ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में 5 परमानेंट मेंबर्स का नाम बताओ। कौन कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इन्हें क्यों परमानेंट मेंबर बना दिया गया। वो इसलिए बना था क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था उसके बाद ये सबसे पावरफुल कंट्रीज थी, तो इनको बना दिया गया था, और चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से चाइना को भी बना दिया गया होगा। ठीक है, तो भाई अब ये जितनी भी कंट्रीज है कि परमानेंट मेंबर है, और परमानेंट होने का इन्हें बहुत फायदा मिलता है, इन पर वीटो पावर होती है। वीटो मतलब सिंपल आप मान लो कि जब वोटिंग हो रही है, अगर इनमें से एक ने भी उसके खिलाफ वोट कर दिया तो वो मैटर नहीं माना जाएगा। जो यूएन के एक बहुत जो सबसे फेमस फिगर है, मतलब जो सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, सबसे प्रोमिनेंट फिगर कौन होते हैं यूएन के, वो है यूएन के जनरल सेक्रेटरी। ये प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी है यूएन के, इनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। ये कौन थे, ये पोर्चुगल के प्रेसिडेंट थे काफ़ी कौन से ईयर तक थे, ये 1995 से 2002 तक पोर्चुगल के प्रेसिडेंट थे, और ये इनके सबसे प्रोमिनेंट फिगर होते हैं। तो ये 1 जनवरी 2017 को बने थे यूएन के जनरल सेक्रेटरी। 1 मार्कर के लिए याद रखना। अब यूएन की और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन्स होते हैं। तो वॉर ऑन पीस को डील करने के लिए, यानी कि वॉर की बात हो, पीस की बात हो, तो सबसे पहले आगे आता है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, और बाकी भी जैसे इन्वायरमेंट हो गया, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ह्यूमन राइट से रिलेटेड बहुत सारी यूएन की अलग अलग कॉम्पोजिशंस है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, हमारे एनसीईआरटी में भी हमने दिखा यूएन एसिड वाली ऑर्गेनाइजेशन, यूएन ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएन के अलग अलग ऑर्गन्स है, जो कोई डेवलपमेंट को देख रहा है, कोई ह्यूमन राइट्स को देख रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ को देख रहा है। तो यूएन वॉर और सिक्योरिटी पे तो मैटर करता ही है, बट साथ ही के साथ यूएन वर्ल्ड को अच्छा बनाने के लिए और भी बहुत ऑर्गन्स है जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट यूएन। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर, या रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। अब देखो एक ज़माना ऐसे आया हमारे वर्ल्ड में जब रशिया तो सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हो गया, और रशिया ने घेर ली यूएन की सीट। तो क्या हुआ, अब वर्ल्ड का ना सिनेरियो बदल गया था। पहले क्या था, 2 सुपर पावर थी तो अलग ज़माना था। आप खुद सोचो ना, जैसे हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि सोसाइटी में जब जब चेंज आए हैं, जब जब हमें लगा, तो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा है। इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, हम चेंज लाए उसमें। बट ये यूएन का क्या था भाई, यूएन तो जो वर्ल्ड वॉर 2 के सिचुएशन के बाद बनी, तब 2 सुपर पावर थी। तो एक ज़माना ऐसा है जब लोगों ने कहा भाई यूएन पुरानी हो गई है, यूएन को रिफॉर्म यानी कि चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा चल रहा है, अब तो रशिया हो गया ना, तो यूएसएसआर नहीं रहा है, तो यूएन को रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो वो 2 रिफॉर्म
रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिनकी ज़रूरत लगी थी लोगों को आफ्टर द कोल्ड वॉर, यानी कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था तो उसके बाद बोला गया कि भाई ये चीज़ रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो पहला आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। इस स्ट्रक्चर के रिफॉर्म में सबसे पहले आता है सिक्योरिटी काउंसिल के बोथ परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को बढ़ा दो। सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत पावर होती है और वो वीटो वाले परमानेंट मेंबर्स की तो और, तो सबसे पहले डिमांड तो ये है, स्ट्रक्चर हो गया ना यूएन का, ये ऐसा मत रटो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं भाई। स्ट्रक्चर मतलब यूएन के स्ट्रक्चर में क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल उसका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, ऑर्गन है, तो भाई इसमें चेंज लाने की स्ट्रक्चर रिफॉर्म में बात होती है। ये कहा जाता है कि जो परमानेंट मेंबर है जिन पे वीटो है उन्हें भी बढ़ा देना चाहिए और जो नॉन परमानेंट है उन्हें भी बढ़ा देना चाहिए, सब पे अलग अलग पार्ट्स होती है। और ये जो है ये कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो ये परमानेंट मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल की वो उन कॉन्टिनेंट से आनी चाहिए जहाँ से आज तक कोई नहीं गया है। जैसे एशिया से तो है, चाइना भी है, रशिया भी है, यूरोप से भी है, फ्रांस है, यूके है, अमेरिका तो है ही, यूएसए तो है ही। तो वो कह रहे हैं कि भाई अफ्रीका से और साउथ अमेरिका से कोई नहीं है यूएन के परमानेंट काउंसिल में, तो दे से दैट उनको जाना चाहिए। और एक तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया डेवलपिंग कंट्रीज से जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है अमीर अमीर, वो क्या कहते हैं कि यूएन का जो बजटरी है ना, बजट जो यूएन को पैसा जाता है कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इतने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ संभल रहा है, तो पैसे की तो वहाँ ज़रूरत होगी, कितना पैसा लगता है। तो वो कहते हैं कि ये जो बजट है यूएन का इसमें चेंजेस आने चाहिए क्योंकि ये बहुत कंट्रीब्यूट भी करते हैं यूएन के बजट को। तो दो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कौन से भी आगे डिटेल में भी पढ़ोगे, तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है अभी। तो ये दो प्रोसेस है, दो रिफॉर्म लाने को क्या कहें। एक का है कि भाई परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर को बढ़ा दिया जाए, ये तो वो स्टेट्स कहती है, तो वो कंट्री कहती है जो है नहीं मेंबर। अब जो वो हो गया यूनाइटेड स्टेट्स और जो अमीर अमीर वाली कंट्रीज़ है वेस्टर्न कंट्री, वो क्या कहती है कि भाई इसका जो बजटरी है, बजट जो जाता है उसमें हम चेंज करें, ठीक है। अब देखते हैं हम ज्यूरिडिक्शन का रिफॉर्म। दूसरा रिफॉर्म है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन मतलब पता है आपको, गाइस क्लास 11 में पॉलिटिकल साइंस में पूरा चैप्टर पढ़ा था हमने इसके ऊपर। ज्यूरिडिक्शन मतलब कि कहाँ पे वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि आपके क्लास टीचर का ज्यूरिडिक्शन क्या है कि क्लास में बिल्कुल अच्छा सा डिसिप्लिन रहे, आप लोगों की कॉपीज चेक हों, आप लोग जो है नीट एंड टाइडी यूनिफॉर्म पहन के आओ, और अगर आपको एज अ स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके क्लास टीचर्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। आपके सब्जेक्ट टीचर की ड्यूटी क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जिस सब्जेक्ट से आपको प्रॉब्लम आ रही है वो उसको सॉल्व करे, ठीक है। आप काउंसलर होते हैं स्कूल में, वो इसलिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप बातचीत करके डील कर पाओ। प्रिंसिपल का ज्यूरिडिक्शन क्या है, पूरे स्कूल की वर्किंग अच्छे से चलनी चाहिए। दिस इज व्हाट ज्यूरिडिक्शन है इन सिंपल लैंग्वेज। तो ये कहा गया कि यूएन के ज्यूरिडिक्शन में भी चेंजेस लाने चाहिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया है, अब तो कोल्ड वॉर भी एंड हो चुका है, अब तो सिनेरियो चेंज हो चुका है, तो यूएन बॉडी हो गई है, कुछ चेंजेस लेकर आओ यूएन में। तो ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म्स में सबसे पहले आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि यूएन को और रोल निभाना पड़ेगा पीस एंड सिक्योरिटी में, यानी कि जो है शांति लाने के लिए और नेशंस की सिक्योरिटी के लिए अभी यूएन को और काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा वॉर तो चल ही रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि यूएन आने से वॉर खत्म ही हो चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि यूएन को थोड़ा और अपना इंक्रीज़ कर लेना चाहिए अपना ज्यूरिडिक्शन, सो दैट कंट्रीज़ में वॉर ना हो और पीस रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि यूएन को सिर्फ वॉर पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि सिर्फ यूएन वॉर के बारे में सोच रही है। इनफैक्ट यूएन को इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए, एजुकेशन के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, सोशल जस्टिस के लिए काम करना चाहिए रैदर देन वॉर की। सिर्फ ये नहीं कि यूएन बनी है तो वॉर के लिए यहाँ पे नेशंस कोऑपरेट करते हैं, नहीं, नेशंस को हेल्थ, एजुकेशन और इन सब मैटर्स पे डील करना चाहिए। तो ये दो हो गए ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म्स। तो अभी तो ये ट्रेलर था, अब पिक्चर में हम पूरा पढ़ेंगे कि क्या है ये रिफॉर्म्स डिटेल में। बट इससे पहले एक बात आ जाती है, जैसे मैंने आपको कहा है ज़माना बदल गया, ज़माना बदल गया, कोल्ड वॉर एंड हो गया, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भाई क्या चेंजेस आए थे वर्ल्ड में आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो चलो पढ़ लेते हैं क्या चेंजेस आए थे। सबसे पहला चेंज क्या आया भाई, हमारा सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, एंड हो गया था, वहाँ शॉक थेरेपी एंड ऑल दैट लग गई थी, हमें पता है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में पढ़ा है। दूसरा क्या हुआ, जैसे ही सोवियत यूनियन एंड हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया सुपर पावर और इसने अपनी दादागिरी सब पे दिखानी शुरू कर दी, वो यूएस हेजेमनी में हमने पढ़ा है। और क्या हुआ, जैसे पहले तो सोवियत यूनियन और यूएसएसआर का बिल्कुल ही वो 36 का आंकड़ा रहता था ना, बट अब ऐसे सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होने लग गई थी। अब यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, क्योंकि उनका बेटा था ना, सोवियत यूनियन का बेटा था ना रशिया, उन्होंने ही उसकी सीट ली थी, ठीक है। रशिया ने ही सारे के सारे परमानेंट काउंसिल की भी सीट ले ली थी सोवियत यूनियन की। तो भाई अब रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिलेशन उतने नहीं थे जैसे
पहले इतने ख़राब होते थे, थोड़ा पीसफुल रिलेशन बनने शुरू हो गए थे। तीसरा क्या चेंज आया, चाइना बहुत इमर्ज हो रहा था। चलो इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं, द इकोनॉमीज ऑफ एशिया आर ऑल्सो ग्रोइंग। हाँ, अब चाइना इमर्ज हो रहा था, साथ ही के साथ एशिया की इकोनॉमीज, बिकॉज 1991 के बाद हम लोग भी LPG ले आए थे, हम लोगों ने भी ग्लोबलाइजेशन शुरू कर दी थी, हमने भी लाइसेंस राज खत्म कर दिया था, तो हमारे यहाँ भी बहुत प्रॉस्परस हो रहा था, हम भी बहुत डेवलप हो रहे थे, ये चेंजेस आ रहे थे। एंड मैनी न्यू कंट्रीज ज्वाइन द UN, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ वो जो शॉक थेरेपी में गई थी ना, जिन्होंने सोवियत यूनियन से जो बाहर आई थी, उनमें से बहुत ने UN को ज्वाइन भी कर लिया था। एंड अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट द वर्ल्ड। और जैसे जैसे ज़माना बदल रहा था, 1990 का दौर आ गया था, नए नए चैलेंज आ रहे थे, जैसे कि जेनोसाइड, सिविल वॉर हो रहे थे कंट्रीज़ के अंदर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, श्रीलंका में भी पढ़ा ना, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चला था। और क्या हो रहा था, बहुत टेररिज्म फैल रहा था, न्यूक्लियर तो डर हो रहे थे, न्यूक्लियर वेपन अटैक्स के, क्लाइमेट चेंज ये भी आ गया था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कर चुकी थी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ अपना, तो इन्होंने पॉल्यूशन भर लिया था हमारे के पूरे एटमॉस्फेयर में। अब सारा फिर बिल उनका हमें भरना पड़ेगा कि हमें कह रहे थे हम ना करें ज़्यादा पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इवन एपिडेमिक्स, जैसे हमने भी कोरोना वायरस देखा, ये तो पैंडेमिक था, बट एपिडेमिक्स से भी डील करना पड़ रहा था। तो ये नए चैलेंजेस थे आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो भैया एक बार सिंपल याद कर लो, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, रशिया आ गया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन अच्छे होने लगे, चाइना इमर्ज हुआ तो हम भी इमर्ज हुए थे, इंडिया भी, यानी एशियन इकोनॉमीज़ में आप इंडिया को ऐसे याद कर लो कि चाइना इमर्ज होता, इंडिया और एशिया की इकोनॉमीज़ भी इमर्ज हुई। ठीक है, मैनी न्यू कंट्रीज ज्वाइन UN, क्योंकि ऑब्वियसली सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो नहीं तो ज्वाइन वहाँ ही जाके करना था उन्होंने। और बहुत सारे नए चैलेंजेस आए, जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, 3 लर्न कर लो, बहुत है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा गया है। तो ये चेंजेस थे आफ्टर द कोल्ड वॉर। डन। अब आते हैं गाइस हम अपनी पिक्चर पे, जो हमने देखनी थी वो कौन सी है, रिफॉर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर, कि क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और कौन से ज्यूरिडिक्शन वाले रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बस चैप्टर खत्म होने वाला है, जल्दी से टेंशन मत लो। अब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए हमें एक बात बता रखी है, 1992 में क्या होता है, अब कोल्ड वॉर एंड हो चुका है, ठीक है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ कोल्ड वॉर एंड हुए को, USSR को डिसइंटीग्रेट हुए। 1992 की बात थी कि ये जो UN की जनरल असेंबली थी, वहाँ पे लोगों ने अपनी नाराज़गी दिखाई एक रेजोल्यूशन को पास करके, लोग मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ने दिखाई होगी, एक रेजोल्यूशन को पास करके। अब उस रेजोल्यूशन में उन्होंने 3 बातें कही थी जो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, 1992 के रेजोल्यूशन की बातें बताओ। तो पहली बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की रियलिटीज़, यानी कि वही बात कि अब तो सिनेरियो बदल चुका था, ना ही एशिया से अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था, ना ही साउथ अमेरिका से कोई कंट्री आ रही थी, ना ही कोई कंट्री जो है अफ्रीका से थी, साउथ अफ्रीका से कोई कंट्री नहीं थी, मैं कभी कभी साउथ अफ्रीका बोलती थी अफ्रीका की जगह। तो वो कह रहे थे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके तो बस 5 परमानेंट मेंबर्स है और नॉन परमानेंट भी हर समय बाद चेंज होते रहते हैं, तो अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। दूसरा कि ये जो भी UN वर्क करता है ना, जो UN जिस तरीके से वर्क कर रहा है वो ज़्यादातर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बाकी जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, उनके भले के लिए काम करता है, हमारे भले के लिए इतना काम ये नहीं कर रहा है। इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। और सबसे बड़ी नाराज़गी यही थी कि भैया ये पावर्स जो ये World War II के बाद ये जो इतनी पावरफुल जब बन गई थी, ये उस समय पे जब ये जीत गई थी, जैसे ये हो गया हमारा फ्रांस और ब्रिटेन, और ये तो परमानेंट मेंबर बन गए थे, तो उस ये कह रहे हैं कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। भाई अब हम भी तो पावरफुल हो रहे हैं, अब हमें करो ना यहाँ पे ज्वाइन, नहीं कर रहे थे लोग, तो ये नाराज़गी दिखाई गई थी। तो यही चीज़ डिमांड हुई थी। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांड हुई थी कि जो परमानेंट मेंबर है ना सिक्योरिटी काउंसिल के, वो बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि उन पर वीटो पावर होती है, 5 ही थे, उनको बढ़ाने की बात हो रही थी। तो क्या होता है, 1 जनवरी 1997 को जो UN के उस समय के जनरल सेक्रेटरी थे, जैसे अभी एंटोनियो गुतेरेस है ना, तब कौन थे, कोफी अन्नान, उन्होंने परमानेंट मेंबर्स को लेकर बात करी। उन्होंने कहा कि अच्छा देखो, अगर किसी कंट्री को UN के परमानेंट मेंबर बनना है, UN का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना है, तो उन्हें ये कंडीशंस फॉलो करनी होगी। और ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनर्स का, कि बताओ वो कंडीशन जो आपको परमानेंट मेंबर बनने के लिए फुलफिल करनी होगी। पहली कंडीशन क्या थी कि वो जो है एक मेजर इकोनॉमिक पावर हो, कि बहुत अच्छी खासी इकॉनमी हो उनकी। दूसरी, एक अच्छी खासी मिलिट्री हो उस कंट्री की। तीसरी, कि वो UN का जो बजट है उसमें अच्छा खासा चंदा देता हो, कंट्रीब्यूटर हो उसका, आई मीन टू से। तीसरी, कि वो जो नेशन है वो बिग हो, काफ़ी अच्छा खासा हो अपनी पॉपुलेशन टर्म में, ऐसा ना हो कि उसकी खुद की पॉपुलेशन ही ना हो अच्छी खासी। तीसरी, वो नेशन ऐसा हो जो डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करता हो। तो भैया हमें क्यों नहीं लेके जा रहे हो, हम तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड की। तो यानी कि वो नेशन में ह्यूमन राइट्स को, डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट किया जा रहा हो। ऐसा ना हो कि कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड है बट डेमोक्रेसी वहाँ के लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। आप सोच सकते हो ऐसी कंट्री जो इकोनॉमी तो अच्छी है बट पीपल आर नॉट लिविंग इन अ गुड कंडीशन, तो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा UN। नेक्स्ट क्या हुआ, एक ऐसी कंट्री जब वो शामिल हो जाएगी तो UN बहुत रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव मतलब UN अच्छा
अच्छा दिखने लगेगा यूएन में, और ऐसा लगेगा कि हाँ यूएन जो है अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई अब ये सब बातें जब उन्होंने कही तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स लग गए। क्वेश्चन मार्क ये लग गए कि इन्होंने मेजर इकोनॉमिक पावर तो कह दिया, बट कोई पैरामीटर तो नहीं बताया ना कितनी इकोनॉमी होनी चाहिए, बस ये कह दिया इतने मार्क्स, ये तो नहीं बताया ना 30 40 50 60 70, ये तो नहीं बताया ना। तो ऐसे तो जो सोच रहे होंगे 50 पे है, जिनकी इकोनॉमी 50% हाई है, वो भी सोचेंगे भाई हम हो जाए, जिसकी उससे ज़्यादा तो वो भी सोचेंगे हम हो जाए। इन्होंने कोई पैरामीटर नहीं बताया कि कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए। मिलिट्री के लिए भी इन्होंने ये नहीं बताया कितनी हाई होनी चाहिए कंट्री की मिलिट्री। कंट्रीब्यूटर ऑफ बजट, अब भाई ये तो कोई भी कर देगा, बहुत सारी कंट्री ऐसी कोशिश करेगी बजट में कंट्रीब्यूट कर दो सो दैट हम परमानेंट मेंबर बन जाए, बट उस चीज़ को भी अच्छे से डिस्क्लोज नहीं करा। बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा तो हम भी है पॉपुलेशन के टर्म्स में, तो और भी बहुत चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए थी। एक ऐसा नेशन जो डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट करता हो, ह्यूमन राइट्स, बट इन्होंने ये तो नहीं पता ना कौन से ह्यूमन राइट्स। हो सकता है एक नेशन में ऊपर से दिखाया जा रहा है दैट दे आर फॉलोइंग डेमोक्रेसी, बट अंडरनेथ कुछ और चल रहा हो, तो क्लियरिटी नहीं दी। ये बस 5 बातें बता दी इसे फुलफिल कर लो, बट पैरामीटर्स नहीं दिए कि क्या कैसे होना चाहिए। ये कहा एक ऐसी कंट्री जो यूएन को रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी। तो ऐसे तो हम कह सकते हैं कि हम यूएन का मेंबर बन जाए, बिकॉज अगर हम जाएंगे तो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ का हक रखेंगे। वी आर डेवलपिंग कंट्री, एशिया की हम डेवलपिंग कंट्री के हम हक रखेंगे। वैसे ही वहाँ पे साउथ अफ्रीका कहेगा कि अफ्रीका से कोई भी नहीं है तो हमें ले जाओ, क्योंकि हम जाएंगे तो अफ्रीका से रिप्रेजेंटेशन आएगा। साउथ अमेरिका से ब्राज़ील कह देगा मुझे ले जाओ क्योंकि वहाँ रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो इन्होंने क्लियर नहीं करा कि क्या, बस 5 बातें बता दी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये 5-6 चीज़ें जो यूएन के परमानेंट बनने के लिए क्वेश्चन है। तो यही बात है, लिमिट क्वांटिटी तो बताई नहीं, तो इसलिए लोग नाराज है कि भाई इसको कुछ इन्होंने क्लियर नहीं करा है। अब दूसरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की चीज़ क्या थी? पहला क्या कहा कि परमानेंट मेंबर्स बना दो। अब दूसरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ये चीज़ थी, कुछ लोगों ने ये भी डिमांड करा कि जो वीटो पावर मिलती है परमानेंट मेंबर्स को, उसे हटा देना चाहिए। अभी ये बात आप सुन के सोचोगे कि हाँ हम भी यही कहते हैं कि वीटो पावर हटा देनी चाहिए। तो वीटो पावर पहले समझ ले लेते हैं कि क्या है एक्चुअली में वीटो पावर। तो देखो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या होता है, उसमें परमानेंट मेंबर भी होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं। परमानेंट मेंबर तो सिर्फ 5 है जिनका नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया है, और सिर्फ इन 5 मेंबर्स के पास गाइस वीटो पावर होती है। इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। वो कितने हैं वो मुझे बताना कितने होते हैं टोटल में, ठीक है, वो मैंने अभी आपसे पूछा था पहले भी। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए चूज़ किए जाते हैं, और एक अगर कंट्री चूज़ हो गई है नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली वो अगले साल के लिए भी चूज़ हो जाएगी, नहीं, वो गैप के बाद आ सकती है। तो टोटल में परमानेंट नॉन परमानेंट दोनों मेंबर होते हैं। अब जो ये परमानेंट मेंबर है इसके पास वीटो पावर है। वीटो का ये नोट का स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में सब कवर करा दूंगी, नोट्स में भी स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, बट समझ लो वीटो क्या होता है। वीटो मतलब क्या है, देखो जनरल असेंबली में अगर कोई मुद्दा चल रहा है, किसी बात पे अपना डिसीजन देना है, तो हर कंट्रीज अपना अपना डिसीजन दे रही होंगी। सोचो सबने उस डिसीजन के लिए हाँ बोल दिया तो वो फाइनल हो सकता है, बट अगर उस डिसीजन के लिए उन 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक परमानेंट मेंबर ने भी मना कर दिया, उसको नेगेटिव वे में वोट कर दिया उस डिसीजन के लिए, तो वो डिसीजन मान्य नहीं होगा, वो खारिज हो जाएगा। ये पावर है परमानेंट मेंबर की। सपोज करो कि सारे मेंबर्स ने, जितने भी यूएन में मेंबर्स हैं, उन सब ने कह दिया कि हाँ हम इसमें हामी भर रहे हैं, और अगर एक परमानेंट मेंबर भी मना कर रहा है ना, उसने वीटो यूज़ कर लिया, तो भैया वो बात मानी नहीं जाएगी। और ये जो पावर है इसको बहुत बार बहुत कंट्रीज़ ने यूज़ करा है, परमानेंट मेंबर्स वाली ने। आप यहाँ देख सकते हो कितनी बार यूज़ करा है, 18 आप टोटल में देख रखा है कि 2018 तक 18 टाइम्स आप देख सकते हो कि ये फ्रांस ने यूज़ करा है, 11 टाइम्स चाइना ने, 130 टाइम्स रशिया ने, यूएसएसआर, जो भी आप कह सकते हो। रशिया हमारा फ्रेंड भी है, इसने कई बार हमारे लिए भी गाइस वीटो पावर को यूज़ करा है जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है दैट वी वांटेड। यूएसए ने भी वीटो पावर को 84 टाइम्स तक यूज़ करा है। इस बात को लेकर बहुत डिस्कशन होता है कि भाई ये वीटो पावर को अबॉलिश कर देना चाहिए। अब ये बात सुन के ना आपको भी लग रहा हो हाँ अबॉलिश कर दो, क्या दिक्कत है, हटा दो इस वीटो पावर को, ऐसा ये तो फेयर नहीं है ना वीटो पावर होना। पर देखो अगर वीटो पावर हट गई तो ये बहुत बड़ा डर है कि ये जो इंटरेस्ट है ना इन बड़ी बड़ी पावर्स का, सबसे स्पेशल अगर आपको अमेरिका का, ठीक है, या चाइना का आप कहो, ये जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं ना यूएन में होने में, यूएन की हर चीज़ों में वो जाते हैं असेंबलीज़ में, यूएन की बात मानते हैं, कॉपरेट कर रहे हैं इन द सेंस हम कहो, अगर ये पावर उनसे छिन जाएगी तो उनका कुछ मन ही नहीं लगेगा यूएन में। वो कहेंगे हम क्यों करें, हमें क्या पावर मिल रही है, हमारा क्या फ़ायदा यूएन में जाने में। वो तो पर्सनली इतना स्ट्रांग है, अमेरिका भी, चाइना इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो चुका है, ये जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये वॉर टाइप सिचुएशन ना हो, इसलिए ये यूएन में जो है वीटो पावर दी गई थी 5 पावरफुल कंट्रीज़ को। अब और भी पावरफुल कंट्रीज़ आ गई है तो उन्हें भी ऐड हो जाना चाहिए, बट उस पर बहुत क्वेश्चन से आगे आप देखोगे। तो ये कहा जाता है कि वीटो पावर हटाना
आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा थ्रेट है। शायद अगर वीटो हटा दी जाए तो यूनाइटेड नेशन को भी खतरा है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी पावर्स है फिर उनका इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा यूनाइटेड नेशन को, कहेंगे हमारे भी वीटो नहीं, हम क्या करें, फिर क्या फ़ायदा होगा हमारे को यूनाइटेड नेशन का। दैट्स वाई हम लोग वीटो को अभी तक नहीं हटाए हैं। बहुत डिस्कशन डिबेट्स के मामले हैं ये। तो एक रीज़न है वीटो को नहीं हटाने का, वो ये है कि अगर वीटो हटा दी जाएगी तो ये परमानेंट मेंबर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस में से, और यूनाइटेड नेशन होना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स हैं, हम सब बड़ी बड़ी कंट्रीज़, जितनी भी इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमें बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। अगर हमारे यूनाइटेड स्टेट्स का कोई मुद्दा है, अगर हमारा रशिया का कोई मुद्दा, अगर हमारा किसी और कंट्री से कोई मुद्दा है, तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम कॉपरेट करते हुए आसानी से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इज़ वेरी हेल्पफुल, इसलिए अभी तक ये स्टेप नहीं लिया गया है। अब आ जाते हैं गाइज हम ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म्स पे। अब पढ़ते हैं हम ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म्स। तो जैसे कि यूएन का ना 60 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, यूएन बन गई थी हमारी सीनियर सिटीजन, तो यहाँ इन्होंने पार्टी करी थी और एक प्रॉपर तरीके से मीटिंग रखी थी। कब रखी थी? सितंबर में 2005 में, सेलिब्रेट करने के लिए यूएन का बर्थडे 60 वाला। तो इस 60 वाले बर्थडे में क्या हुआ, जितने भी लीडर्स मिले थे उन्होंने ज्यूरिडिक्शन करने के लिए कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म सोचे थे। एक पेपर लिया, उस पार्टी में उन्होंने लिखी कुछ बातें कि भाई अब यूएन में हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। वो बातें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, तो भैया देख लो ये ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म में आते हैं, क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई थी सितंबर 2005 यूएन के बर्थडे सेलिब्रेशन में। तो देख लेते हैं क्या क्या बातें से जो है डिस्कस हुई थी। सबसे पहले उन्होंने डिसाइड करा गाइस कि उन्होंने कहा कि भाई हम यूएन में कुछ रेलिवेंट चेंजेस लाएंगे। पहला चेंज था कि यूएन में पीस बिल्डिंग कमीशन बने, यानी कि पीस रिलेटेड मैटर्स, यानी कि शांति लाने के लिए अर्थ पे हमारे एक कमीशन बना दी जाए। नेक्स्ट जो है यूएन ने ये कहा कि भाई अब हम वॉर पीस ही नहीं करते रहेंगे, उससे ऊपर भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों के साथ गलत सलूक हो रहा है, जो इवन रूलर हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, कुछ कंट्रीज है जहाँ पे डिक्टेटर्स हो, कुछ कंट्रीज है जहाँ पे इलेक्शंस होने के बाद भी जो रूलर आए हैं वो लोगों के साथ राइट्स वायलेट करें, ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं, सोसाइटी में रहने की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है यानी कि यूएन, उसको मिलकर इस चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ये उन्होंने डिसाइड करा। एंड उसके बाद ऐसा होता भी है, इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 19 जून 2006 को। तो इन्होंने सोचा था कि भैया ऐसा कुछ करेंगे 2005, एंड 19 जून 2006 को ह्यूमन राइट काउंसिल भी जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ पे थोड़ा स्लाइड में जो है ना गड़बड़ हो गई है, ये मैंने पॉइंट्स अच्छे से नहीं बने, 3 पॉइंट्स मर्ज हो गए हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कि अग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इस पे से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो याद रखना इसे। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल आप मान लो कि इन्होंने ये डिसाइड करा, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा हो या 2 कंट्री का हो, ऐसा हो कि ऐसा बने कि भाई हमारा वर्ल्ड की हर कंट्री डेवलप्ड हो, हर कंट्री में अच्छा खासा खाने पीना एजुकेशन हो, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ पे एनवायरमेंट भी अच्छा हो, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल मतलब हर कंट्री डेवलप, ऐसा नहीं हो एक कंट्री डेवलप दूसरा इतना ज़्यादा डेवलप बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा ना हो। इनफैक्ट जैसे मैंने एक बार जब लास्ट ईयर चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल मतलब कि भैया कल को अगर एलियन आ रहे हैं हमारे अर्थ पे तो वो देख के कहे अच्छा भैया अर्थ हाईटेक है, ऐसा नहीं हो कि किसी कंट्री को देख के कहे अरे यहाँ तो डेवलपमेंट नहीं है बिल्कुल भी, नहीं पूरा हाईटेक होना चाहिए हमारा अर्थ, प्रॉपर पूरे के पूरे अर्थ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऐसा हमारा डेवलपमेंट बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट गोल क्या था, टेररिज्म को जो है एंड करे, और जो है किसी भी फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रहा हो जो टेररिज्म है उसको एंड करने की कोशिश करे यूएन और अच्छे तरीके से। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक फंड बनाना चाहिए यूएन को। कुछ ये मामले जो है यूएन ने 2005 वाले जो सेलिब्रेशन था उसमें डिस्कस करे थे, बट यहाँ यही आया कि ये ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म ना गाइस बस सोच लिए गए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप भी अपना प्लान बना के लिख लेते हो, हाँ ये चैप्टर आज ये चैप्टर, बट देन यू डोंट फॉलो योर प्लान्स, ठीक है, देन यू डोंट नो हाउ टू फॉलो योर प्लान्स। तो यही चीज़ हुई इन ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म्स को लेकर के, लिख तो लिया गया ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है, यानी कि ये वाली कमीशन बनानी है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर किसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स वायलेट करे तो कौन जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो किस लेवल तक वो काम कर सकता है वहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं बताई गई अच्छे तरीके से। अच्छा टेररिज्म को एंड करना है तो क्या कैसे स्टेप्स लिए जाएंगे, क्या होगा कैसे होगा, बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करा गया। अच्छा मिलेनियम डेवलपमेंट लाना है, हर कंट्री को डेवलप करना है, बट वो होगा कैसे, हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, बहुत डिटेल में इन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करा गया, जिसकी ज़रूरत है तभी पॉसिबल होंगे, सिर्फ लिखने से नहीं होंगे। तो ये हो गए ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म। एग्जाम में ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म आए तो आपको ये रिफॉर्म लिख देने हैं। अब हम
हम बात करेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन नहीं टॉपिक जो एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये इंडिया के बारे में बात हो रही है, इंडिया एंड द यूएन के रिफॉर्म्स। तो अगर हम अपनी बात करें गाइस, हम इंडिया क्या कहती है यूएन को रिफॉर्म लाने के लिए, तो अगर हम सबसे पहले बात करें, हम यूएन को हमेशा सपोर्ट करते हैं, हम हमेशा यूएन को कहते हैं कि यूएन की स्ट्रेंथ बढ़े, यूएन पीस लाए, यूएन कॉपरेशन लेकर आए। बट हमारी एक शिकायत भी है यूएन से, वो शिकायत हमारी ये है कि यूएन इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा है, और जब भी यूएन रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा है तो समझ जाना कि हर कोई ये कहना चाह रहा है कि यूएन के जो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कम है। इंडिया भी यही कहती है, इंडिया हमेशा सपोर्ट करती है यूएन को, चाहे उनको बजट में हेल्प करने की बात हो, फंड देने की बात हो, या जाके कॉपरेशन करने की बात हो, या वहाँ अटेंड करने की बात हो असेंबलीज को, हम हमेशा यूएन को हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम यूएन को कहते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी बढ़ाओ, हम यूएन को कहते हैं कि भैया डेवलपमेंट लेकर आओ। और एक शिकायत भी है हमारी यूएन से, वो शिकायत हमारी यही है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं, हमारी शिकायत ये है कि वो जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब समझ जाओ कि वहाँ पे जो है हर एक अच्छा तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करो, भाई इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ है और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ आजकल वर्ल्ड में है, बट यूएन जो है हमारी, और उसके अगर हम परमानेंट काउंसिल की बात करें तो वहाँ पे तो 3-4 डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, समझ गए। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया जो परमानेंट काउंसिल है उसको और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में से किसी एक को यहाँ लेके जाना चाहिए, ठीक है। अब इस बात पे हम अपना भी कहते हैं, वी ऑल्सो वांट टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि हम इनके जितने भी क्राइटेरिया इन्होंने दे रखे हैं ना कि भैया परमानेंट मेंबर बनने के लिए चाहिए, उन सभी को हम सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, क्यों इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहता है और क्या इंडिया में कैपेबिलिटीज़ है। तो येस डेफिनेटली हमारे में सारी कैपेबिलिटीज़ है। सबसे पहले नो पॉपुलेशन बोला तो भाई पॉपुलेशन हमारी अच्छी खासी है, द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट जो है हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं पूरे वर्ल्ड की, इन्होंने डेमोक्रेटिक होने का कहा था तो वो तो हम है। और साथ ही के साथ में हमने हमेशा यूएन के हर एक इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करा है, कभी यूएन मीडिएटरी रोल परफॉर्म करना, एवरीथिंग हमने यूएन का हमेशा हेल्प करा है, हम यूएन में हमेशा इन्वॉल्व हुए हैं, हेल्प करना नहीं कहेंगे। नेक्स्ट जो है यूएन की तरफ से जो पीस कीपिंग एफर्ट रहते हैं कि शांति बनी रहे पूरे वर्ल्ड में, उसमें हमने हमेशा यूएन का साथ दिया है। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है इकोनॉमिकली गाइस वर्ल्ड स्टेज पे कितना अच्छे से उभर के आ रही है, वी आर वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जस्टिफाई करता है हमारी सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। साथ ही के साथ में जो यूएन का बजट है उसमें हम मतलब फंड देते हैं रेगुलरली, ऐसा नहीं है कि हम डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट में कि भैया अभी नहीं है बाद में ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है। हम टाइम पे अपनी जो बजट में जो हमारी पेमेंट्स होती है उसको देते हैं। तो वाई नॉट वी शुड बिकम अ सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, बिकॉज हम तो ये सारी जो इन्होंने वो याद है वो एक सिक्योरिटी काउंसिल के जो कोफी अन्नान ने कहा था ये होने चाहिए 10 क्राइटेरिया, तो हम तो हर क्राइटेरिया को फॉलो करें, फिर हमें बना देना चाहिए परमानेंट मेंबर। अब इस पे क्वेश्चन उठते हैं, जब हम कहते हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए तो वो क्या रीजंस है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया, वो रीजन देख लो। पहला रीजन है भैया जो हमारा ट्रबल चल रहा है पाकिस्तान के साथ, ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारा उनके साथ ट्रबल चल रहा है तो हम इतना इफेक्टिव नहीं होंगे। दूसरा हमारा न्यूक्लियर वेपन केपेबिलिटी की हमारे पास कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ इशू है उसमें ये कहते हैं कि अगर हम परमानेंट काउंसिल के मेंबर बन गए तो हम इनइफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अपने ही मामले अभी डील करने के लिए। अब ये तो एक लोग कहते हैं जो कहते हैं पाकिस्तान वाला इशू न्यूक्लियर वेपन है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं। बात ये है कि भाई एशिया में आता है इंडिया, और एशिया से तो ऑलरेडी मेंबर्स हैं गाइस, एशिया से ऑलरेडी 2 मेंबर्स हैं, तो ये होता है कि भाई अगर कोई नया मेंबर होगा तो वो हमें साउथ अफ्रीका से लेना चाहिए, साउथ अमेरिका और अफ्रीका से लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अगर इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री अगर इंडिया को लेके जाया जाएगा तो पीछे पीछे ब्राज़ील, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान ये भी आ जाएंगे कि हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाओ परमानेंट वाला। तो इस वजह से अभी तक इंडिया को ऐड नहीं किया गया। और तो विद दिस हमने ये पढ़ लिया है इंडिया एंड यूएन। अब हमने पढ़ना है यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। तो भाई यूएन पढ़े हैं, अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे चैप्टर हो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई क्या हुआ पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, जब कोल्ड वॉर एरा एंड हो गया तो हम हेजेमोनिक पीरियड में रह रहे थे, यानी कि यूएसए की दादागिरी चल रही थी हर जगह पे भी। तो ये कहा गया कि क्या यूएन जो दादागिरी चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, क्या उसको डिक्रीज कर सकता है, क्या उसकी पावर को कम कर सकता है। तो ये चीज़ हम इस टॉपिक में समझेंगे कि क्या यूएन ऐसा कर सकता है या नहीं। तो नहीं गाइस, सीधा साधा आंसर ये है कि ऐसा नहीं है कि यूएसए की जो हेजीमनी चल रही है उसको ख़त्म कर देगा यूएन, कि यूनाइटेड नेशन बन गया है तो नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता कि यूनाइटेड नेशन के होने से यूएसए की हेजेमनी खत्म हो जाएगी। इसके रीजंस भी है कि क्यों यूएन के आने से जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हेजेमनी खत्म नहीं हो सकती है। उसके रीजन सबसे पहले ये है कि भैया यूएसए बहुत ज़्यादा पावरफुल है इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री वाइज भी। नेक्स्ट जो है, जो यूएन का लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है उसके बजट का, उसको बजट चाहिए होगा। ऑब्वियसली गाइस, इतनी बड़ी बिल्डिंग, वहाँ पे इतने सारे लोग जा रहे हैं, यूरिडिक्शन हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी चल रही है, तो उसमें कितना खर्चा जाता होगा। तो उसके बजट का लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर अमेरिका ही है, तो वो कहाँ से उनको हेजेमनी डिक्रीज करेंगे, बजट ही उनका वहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट जो यूएन की लोकेशन है, यूएन है ही लोकेटेड अमेरिका के अंदर, तो उसका इफेक्ट पड़ता है ना भाई, वहीं पे उसका ऑफिस, वहीं पे सब कुछ डीलिंग चल रही है, तो उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, बहुत सारे अमेरिका के सिटीजन यूएन में काम कर रहे हैं, वो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, तो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हो गया, यूएसए के पास वीटो पावर भी है। अगर कोई ऐसा मुद्दा होता है जो यूएसए के खिलाफ जा रहा हो, तो वो वीटो करके अपना नेगेटिव मैनर में वोट कर सकता है। तो इसीलिए हेजीमनी को ख़त्म कर देना यूएसए की बाय द यूएन इज़ नॉट पॉसिबल। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो हेजेमनी की पावर है उसको डिक्रीज ना करके यूएन क्या काम कर रहा है, उसको स्प्लिट कर रहा है। क्या हुआ, यूएन के आने के बाद ना, मतलब जैसा अमेरिका का वो बना हुआ था सुपर पावर है, वो चीज़ कहीं ना कहीं स्प्लिट हो गई कि अब अमेरिका भी मेंबर है, हम भी मेंबर हैं, और ये वो कंट्रीज़ भी मेंबर है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। अब अगर अमेरिका से कोई मुद्दा चला है तो यूनाइटेड नेशन है जहाँ बैठ के हम अमेरिका से बात कर सकते हैं, जहाँ बैठ के हम अपना हक रख सकते हैं और वो अपना हक रखेगा, समझ गए। वहाँ बैठ के उसके ऊपर प्रेशर भी होगा कि ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड के सामने इस ऐसा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र हिंदी में कहते हैं हम, ये अमेरिका की जो इतना डोमिनेशन चल रहा है, इतना ज़्यादा हेजेमनी चली अमेरिका की, उसको डिक्रीज और ख़त्म तो नहीं कर सकता, बट हाँ उसे स्प्लिट करता है और हमें मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि हाँ हम बातचीत कर पाए, बैठ पाए, यूनाइटेड स्टेट से भी अच्छे से बात कर पाए और बाकी कंट्रीज से भी। तो सीधा साधा आंसर क्या है कि यूएन यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका की हेजेमनी को खत्म नहीं कर सकता, बट हाँ उसे स्प्लिट और डिक्रीज कर सकता है। तो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट बात हमें ये बताइए गाइस कि यूनाइटेड नेशन, आपने कई जगह देखी होगी जहाँ आपको यूनाइटेड नेशन इररेलेवेंट लग रहा होगा, और ये कहता तो ऐसे कर तो कुछ और रहा है, यूएन में तो ये होता है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी, दैट जॉर्जिया इज बेटर देन वॉर। यूनाइटेड नेशन परफेक्ट नहीं है, बट यूनाइटेड नेशन हमारे वर्ल्ड को वर्स होने से बचा रहा है। वॉर, कितने ऐसे वॉर होते होंगे जो यूनाइटेड नेशन में जो है इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स और बातचीत करके संभल जाते होंगे, और जब वॉर होता है तो कई बार यूनाइटेड नेशन कोशिश करता भी है पीस लाने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन इम्परफेक्ट है, बट ये हमारे वर्ल्ड को खराब होने से फिर भी बचा रहा है, वर्स होने से बचा रहा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनाइटेड नेशन ने सबसे अच्छा काम जो करा है वो है इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज कर दी है, यानी कि कंट्रीज आपस में अब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कोई बातचीत होनी है तो यूनाइटेड नेशन इतने सारे लोगों को कनेक्ट कर रहा है, जैसे आपने वो देखा है ना, इंटरकनेक्टेडनेस, कंट्रीज के लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो विद द यूनाइटेड नेशन हम हर कंट्री से कनेक्टेड है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे लीडर जाते हैं और पता नहीं कितनी कंट्री के लीडर्स से मिलते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ जा रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जा रहे हैं। तो यूएन ने एक ऐसा काम करा है कि वो 7 बिलियन पीपल को कनेक्टिविटी दे रहा है, बातचीत करने का, कोऑपरेशन करने का प्लेटफॉर्म दे रहा है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के वर्ल्ड में, जब इतने नए नए मैटर्स डेली आते हैं, कभी टेररिज्म के, अभी ग्लोबल पैंडेमिक हम देख चुके हैं। तो हमें डेफिनेटली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इन सब चीज़ों को डील करेगी, जहाँ पे हर कंट्री बैठकर आराम से बातचीत कर सकती है। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अभी आपका ये चैप्टर तो एंड हो चुका है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने पार्ट 2 वीडियो में पढ़ाया है, वो है जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें बाकी पढ़नी है और एडेड टॉपिक है, जैसे WHO, ILO और ह्यूमन राइट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो इंपॉर्टेंट सीधा शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, उसकी मैंने एक अलग वीडियो पार्ट 2 में बना दी है। आप जाके उसको देख लो। कई बार एग्जाम में इस चैप्टर में से डायरेक्ट वही आ जाते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में बताओ। सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। सो गो एंड वॉच इट। तो बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।